अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। पिछले दिनों में आपने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर और मेरी प्रॉपर जगह पर मैं प्रोग्राम नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपसे गुफ्तगू करनी होती है और मैं चाहता हूँ कि आप तक असल हक़ाइक़ ला जाए। 2-3 इशूज़ है जिस पर गुफ्तगू करूँगा आज मैं फैसल वाडा के हवाले से। मैं आगे चलने से पहले बता देता हूँ मामला ख़ारिज हो जाएगा ऑल्टरनेट रेमेडी के ऊपर जो मैंने आज की प्रोसीडिंग है, तफसील में बताऊँगा आगे आपको क्या है। फिर एक बड़ी खूबसूरत बात की है हमारे सियासी मामलात के हवाले से, ये याद रखिएगा, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है और वो समझने वाली बात है ताकि आपको बात समझ आ जाए। अभी मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, बड़ा अहम है इशू है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर तारिक ख़ान है, उन्होंने ना ऐसे लोगों को बड़ी मर्चें लगी हैं इसके ऊपर। भाई मैं अगर वकील हूँ तो मैं इंसान भी हूँ ना, मैं अगर एक फ़ौजी हूँ तो इंसान भी तो हूँ ना। क्या एक सियासतदान को ज़्यादा अक्ल रखता है? ये अक्ल क्या मिरास है? हाँ तो मेरी वालदा साहबा इतनी इंटेलिजेंट खातून थी, अनपढ़ थी, लेकिन मेरे मुकाबले में इतनी ज़हीन औरत थी और जो बातें उन्होंने की हालात और वाक़यात ने साबित कर दिया। मैं अब आपको कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं आपके सामने प्रोग्राम एक मैं चलाने लगा हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर तारिक ख़ान साहब ने, साबिक़ कमांडर ने, बहुत खूबसूरत बात की है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। है अक्रॉस द बोर्ड इन एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन। मैं एक सिटीजन के तौर पर कह रहा हूँ, वो एक या कैटेगरी में आते हैं आउट ऑफ 3 और ये इस पर लोगों को बहुत नाराजगी होगी। चौथा कोई कैटेगरी नहीं है। वन इज ओब्लाइज्ड और ही इज करप्ट और ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ओब्लाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज और करप्ट। और जो फोर्थ ना कैटेगरी, वो कायदे आज़म था, ही इज डेड एंड गॉन। ठीक है ना, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपराइट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड पर्सन, वो नहीं आपको मिलेगा। या किसी जरिए से आया है लीडरशिप के अंदर, या कॉम्प्रोमाइज होकर आया है, और ही इज डाउनराइट करप्ट। तो इस किस्म के आप लोग बिठाकर आप समझते हैं कि लेजिस्लेशन, आप समझिए, ओब्लाइज्ड, करप्ट। आप बात को समझिएगा। यहाँ यानी आर्टिकल 63 आज मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ आपके लिए। वो जो पार्टी लीडर है ना, वो तबाही कर देता है। क्या हाल है, यानी हम मुलाजम है, हाथ बांधे, आपने देखा नहीं, नवाज शरीफ खड़ा हो, उसकी बेटी खड़ी हो, ना वो MNA है, ना वो कोई इस वक्त MNA है ना, लेकिन आप उसके हमने हाथ बांधे खड़े हैं, आपके मुलाजिम है, जूते पॉलिश कर रहे हैं। ये खुदारा शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और उसकी वजह क्या है कि साइन पाकिस्तान में एक 63 डाल दिया हुआ है, डिफेक्शन। आप पार्टी लीडरशिप के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते, एंड दैट नीड्स टू बी रिमूव। इस पर फिर किसी वक्त गुफ्तगू करूँगा। आगे मैं लेके चलता हूँ 62 और 63 आपके सामने चीज़ें चल रही हैं। 62 है क्वालिफिकेशन, अहलियत, डिसक्वालिफिकेशन ना अहलियत आपकी, क्वालिफिकेशन इन बिल्ड है। और इसमें आपको पता है कि नवाज शरीफ बहुत अभी भी पेट भरा नहीं है उसका, वो लगा हुआ है कि मेरी जो नाअहली की दीवार है ना परमानेंट, वो हटा दी जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का साथ एंगेज किया है। कुछ सेनेटर दोस्त हैं हमारे साथ, मिला के अच्छा नहीं लगता आम आदमी के लिए क्या सोचते हैं, अपनी सियासी जमातों के लिए सब ने ये सोचना है। और वो सुप्रीम कोर्ट बार एक पिटीशन फाइल करना चाहती है, पता नहीं किस कैपेसिटी में फ़ाइल करना चाहती है, क्या ताल्लुक़ है इनका ऐसे। वो आए, नवाज शरीफ खुद चैलेंज करें, आ जाए नवाज शरीफ ना, उसको रोका किसी ने, आए चैलेंज करे खुद आकर, भाई उसने लड़ना है ना, वो आए खुद चैलेंज। आप कौन है, आपका क्या ताल्लुक़ है इस हवाले से? तो जब ये फाइल होगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम भी फरीक बनेंगे इसमें, हम भी बात करेंगे। और वजह यह है कि वो क्वालिफिकेशन में है, क्वालिफिकेशन। हाँ, इसको तरमीम कर दे पार्लियामेंट तो कर लें आप, लेकिन वो क्वालिफिकेशन में, इसलिए वो ताउम्र ही होनी है। बड़ी डिटेल में जजमेंट है, वो बार बार अच्छा नहीं लगता। चले मैं कोशिश करूँगा वो बैकग्राउंड पे चला दूँ। इसमें नवाज शरीफ को नोटिस हुआ था। और अब चलते हैं अगले मामले की तरफ, वो है फैसल वाडा के हवाले से। अच्छा, और इसमें 2 आर्टिकल बड़े अहम हैं। एक 62(1)A है, अहलियत के, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, यानी कोई ब्रिटिश सिटीज़न नहीं इलेक्शन लड़ सकता। ये दोनों शरीयत के अलावा मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले यानी अहलियत यही है कि वो पाकिस्तानी है, अमेरिकी शहरी नहीं लड़ सकता यहाँ आके इलेक्शन, ये पहली कंडीशन है। इसके साथ एक राइडर लगा जब 2 शहरी हों,
2 शहरियत रखे हो, वो डिस्क्वालिफिकेशन में डाल दिया है साथ। वो है जब आप दूसरी शहरियत ले लेंगे आप साथ, तो उसके लिए कंडीशन साथ आ गई कि 2 शहरियत रख ली हैं, तो 63(1)(c) ये अलहदा भी चल रहा होगा। 62(1)(a), एक तो 62(63) चल रहा है, 62(1)(a) एंड 63(1)(c) क्या आप दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। इस पर 2 केसेस हैं अहम। फैसलवाड़ा के हवाले जाने से पहले वो बता दूं, महमूद अख्तर नकवी का केस है। रहमान मलिक के हवाले से जब सेनेट का उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, प्रिंसिपल सेट कर दिए, वो तरीक़ाकार क्या है। आप खाली सिर्फ दरख्वास्त दे दें कि आप नहीं हैं, आपको वो शहरियत कागजात नामजदगी जिस दिन दाखिल कर रहे हैं उस दिन छोड़नी है। आपको रेनाउंसिएशन सर्टिफिकेट आपने लेना है कि आप छोड़ चुके हैं, आपने दोहरी शहरियत नहीं है आपके पास। हाँ, और अच्छा उसकी अब मैं यहाँ क्लियर करूँगा आपको। अब ये यहाँ बैठ के ना ये बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात सामने आ जाएगी कि, और ये डिस्क्वालिफिकेशन में आएगी बात। और उसके बाद दूसरा मामला महमूद अख्तर नकवी के पास 2018 में आया, जब सादिया अब्बासी अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शादका खान अब्बासी की बहन, मैं कोर्ट में मौजूद रहा था उन दिनों में, चौधरी सरवर थे। 2018 में वो केस बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया था, और यही क्लैरिटी के साथ थी कि जिस दिन आप कागज़ात नामज़दगी दाखिल करें उस वक्त आपकी शहरियत छोड़ देनी चाहिए, आप शहरी ना हों। फैसलवाड़ा ने आज जो काम किया, वहाँ उन्होंने एक नाइकॉप एक सर्टिफिकेट पेश कर दिया कि मेरा जो नाइकॉप सेंटर मैंने सेंटर कर दिया। वो बात ठीक है, सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि नाइकॉप मैंने दे दिया था, मेरे पास CNIC आ चुका था। CNIC पाकिस्तानी शहरी होने के हवाले से वो शिकागो में पैदा हुए हैं, बुनियादी तौर पर फैसलवाड़ा जो है ना शिकागो में पैदा हुए हैं। और अमरीकी शहरियत का जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट इन्होंने मनसूख करा दिया था। पासपोर्ट मनसूख कराना, शहरियत मनसूख तो नहीं ना होती ना। देखा ना, जैसे आप CNSE है और पासपोर्ट हो, तो पासपोर्ट अलग है, CNSE सर्टिफिकेट अलग है आपका। CNSE आपका नेशनैलिटी की बात करता है, पासपोर्ट आपका ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, उसका आपकी शहरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इसको क्लैरिटी के साथ बताना है। उनके वकील ने जो आज अदालत में पेश होकर बता दिया, उन्होंने वो सर्टिफिकेट पेश कर दिया। नादरा ने बड़ा और ये इलेक्शन कमीशन ने कहा, आज को पता है जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर जो थे उन्होंने समाअत की, इसके 3 मेंबर बेंच ने ये केस की समाअत की है। और फैसलवाड़ा आपको याद होगा कि इन्होंने जो है ना MNA के तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया था, और ये फिर सेनेटर बने हैं। अब MNA नहीं रहे तो उसमें नाअहली वाला बात क्या रह जाएगी। मैं बारीक बात आपको समझाऊंगा वो क्या है। इनके बारे में सिंध हाई कोर्ट में केस चलते रहे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चला, लेकिन असल इशू जो आज है ना वो फैसलवाड़ा ने भी खुद उठाया, उनके वकील ने भी बड़ा क्लियर है कि नॉमिनेशन पेपर जब दाखिल करा तो उस वक्त एतराज़ात नहीं दिखाया। ये इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन डिस्प्यूट जो भी आपको आनी है ना, और वो आइन के तहत आपको ज़रा क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे वो भी मैं चला दूँ। वो है बुनियादी तौर पर इलेक्शन डिस्प्यूट आर्टिकल 225 कि कोई भी इलेक्शन के हवाले से डिस्प्यूट होंगे तो आर्टिकल 200 इलेक्शन एक्ट 2015 के तहत वो प्रोसेस सारा दिया हुआ है। पहले कागजात नामजदगी के आप एतराज़ात दाखिल करेंगे, आप उस पर फैसला होगा तो उस पर फिर अपील आती है आपकी, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनते हैं। तो इसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामला लग गया, और ये सवाल उठाया आज इलेक्शन कमीशन ने, पूछा भी पीपल्स पार्टी के जो ना कादिर मंदोखेला उनसे पूछा कि आप ट्राइब्यूनल में क्यों नहीं गए। अब ये बड़ा अहम है, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, कोर्ट का लफ्ज़ नहीं है। अच्छा, मैं वो क्यों कर रहा हूँ क्लियर, चलिए पहले मैं वो बता देता हूँ। वो 62(1)(f) के तहत सगेशियस, राइटस एंड ऑनेस्ट एंड अमीन, और उसके लिए अदालत डिक्लेरेशन देती है। अदालत डिक्लेयर करती है कि आप सगेशियस, राइटस एंड ऑनेस्ट या अमीन नहीं है। इसमें तो इलेक्शन कमीशन खारिज कर देगी। उसके बाद अगर फैसलवाड़ा के अगेंस्ट कुछ जाना चाहे तो वो मैं छुपा के रख रहा हूँ, वो एक रेमेडी अवेलेबल है, वो ली जा सकती है। 62 चूँकि सारा चल गया पीछे से, चलिए 62(1)(f) अलहदा भी आपके लिए चला देंगे कि उसके लिए अदालत डिक्लेयर करती है। तो यहाँ वो तो अब लिस्ट रही कोई नहीं गई ना, इलेक्शन कमीशन ने करना क्या है। इलेक्शन कमीशन का काम नाअहली डिसाइड करना नहीं है, ये मैं फिर क्लियर कर दूँ आपको। या तो उनके सेनेट का इलेक्शन चैलेंज होता तो वो अलहदा बात थी, वो तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और बड़ी इंटेलिजेंटली खेले हैं, जिस तरह भी वो खेले हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है। और दरख्वास्त गुजार ने अदालत में बताया कि 23वीं समाअत कर रहा है, 1.5 साल से जवाब मांग रहा है जो नहीं दिया गया। जवाब आए ना आए, आप अपनी बात मुकम्मल करें, मजीद मोहलत नहीं देंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ा, राजा सिकंदर सुल्तान ने उनको कह दिया कादर खान मंदोखेल में। और इलेक्शन 2018 में आया, उन्होंने दोहरी शहरियत पर गलत फैसला दिया था। अब देखिए यहाँ क्लियर होगी बात। और
जो अपने ना फैसलवाड़ा के जो कागजात जो है ना जी, फैसलवाड़ा की बजाय आरओ ने मेरे कागजात मुस्तरद कर दिए, ये कादिर मंदोखल कहते हैं। आपने आरओ का फैसला ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया। अब ये इलेक्शन एक्ट के तहत है जो मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 224 के हवाले से ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है। और बराह रास्त इलेक्शन में आप बराह रास्त इलेक्शन कमीशन में फैसला चैलेंज करने पर मुतमइन करें। अब आइन रेमेडीज पूरी हायरार्की दी हुई है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। आपको रिसेंटली जमशेद चीमा वाला आपको सामने आया होगा मामला, आपने याद होगा बड़ी अच्छी तरह से, आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ वो चीज़ें देखी हैं और उसमें आपने वही देखा कि पहले कागजात नामजद की चैलेंज मामला आया, फिर ट्राइब्यूनल में गया और ट्राइब्यूनल का फैसला जो है रेट की शक्ल में आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं, वरना जो मामला जो फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। और गुज़श्ता समात पर कहा था कि दलाइल मुकम्मल है, आज आप नई बात कर रहे हैं। कादिर मंदोखल से पूछा और तमाम दरख्वास्तदारों ने अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। अब मैंने शुरू में भी बता दिया था, मैं भी बता देता हूँ मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक, और जो चीज़ें सारी सामने आई हैं सिर्फ इस बुनियाद पर मेंटेनेबल नहीं है बराह रास्त, चूँकि नॉमिनेशन पेपर नहीं। अब यहाँ या तो आप और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में आते तो वो एक अलग बात थी। अब ये सारे मामले जो है ना, अब इलेक्शन कमीशन के इसमें बड़े फैसले बड़े क्लियर हैं इस हवाले से। तो ये दरख्वास्त खारिज होने के बाद एक रेमेडी बच जाएगी, वो नहीं मैं बात कर रहा, वो फिर किसी वक्त बात करूँगा। लेकिन यहाँ फैसलवाड़ा की आज मैं समझता हूँ जीत हो गई है। इलेक्शन कब, डेट कोई नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने, वो डेट जैसे भी हो वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।